अब अगर आप इस पूरे म्यूचुअल फंड 2025 सीरीज को शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी 3 वीडियो बना के रखी है, एक फ्लेक्सी कैप के ऊपर, एक स्मॉल कैप के ऊपर एंड एक मिड कैप के ऊपर। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उस वीडियो को जरूर वॉच करिएगा। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। अब देखिए, मैंने सोचा कि लार्ज कैप के ऊपर वीडियो लाई जाए, उससे पहले आपके सामने एक अनोखी कैटेगरी को रखा जाए म्यूचुअल फंड के, जो कि आपके पैसे को वो 250 कंपनी में इन्वेस्ट करता है। मतलब कि वो 100 कंपनी होती है लार्ज कैप की और वो 150 कंपनी होती है मिड कैप की। इन दोनों कंपनी के अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है। अब अगर आप केवल लार्ज कैप फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे फंड मैनेजर के पास बहुत ही कम ऑप्शन होता है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, बहुत ही कम स्टॉक्स होते हैं, क्योंकि उन 100 कंपनी में से उसको बढ़िया कंपनी को चूज करना होता है। अब देखिए, वहां पे एक्सपेंस रेशियो भी आपको देना पड़ता है, तो इससे अच्छा आप इंडेक्स फंड में चले जाते हैं, क्योंकि इंडेक्स फंड भी सेम कंपनी होती है, वहां पे भी आपको लगभग 12 से लेकर 13-14% का रिटर्न मिलता है, और सेम टू सेम लार्ज कैप फंड में भी आपको 13-14% का रिटर्न मिलता है। तो हम क्यों एक्स्ट्रा एक्सपेंस रेशियो वहां पे दे लार्ज कैप फंड के अंदर? इससे अच्छा है आपके सामने एक बेहतरीन कैटेगरी है लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड की। अब इसके अंदर क्या होता है ना कि वो 100 कंपनी तो होती हैं, बट यहाँ पे 150 कंपनी और होती हैं। अब इसका फायदा ये होता है कि फंड मैनेजर के पास और सारी कंपनी आ जाती है, वो मिड कैप की भी 150 कंपनी आ जाती है, तो फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा फ्रीडम मिल जाता है, छूट मिल जाता है स्टॉक्स को पिक करने के लिए। अब अगर बात करें लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड की, तो यहाँ पे 35% पैसे को लार्ज कैप में डाला जाता है, 35% को मिड कैप के अंदर, एंड जो बचा हुआ 30% है वो फंड मैनेजर जहां चाहे वहां इन्वेस्ट कर सकता है, लार्ज कैप में भी, मिड कैप में भी एंड स्मॉल कैप में भी। तो ये पूरा का पूरा कैटेगरी डिवाइड किया गया होता है। लार्ज एंड मिड कैप उनके लिए बना हुआ है जो लॉन्ग टर्म के अंदर में स्टेबिलिटी के साथ एक अच्छा ग्रोथ चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मेरे को लगभग 16 से लेकर 17% का रिटर्न मिलता रहे लंबे टाइम के अंदर में, लार्ज कैप से ज्यादा रिटर्न मिले, एंड मिड कैप के लगभग आपको बराबर रिटर्न मिलता रहे, तो आप आ सकते हैं लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड में। अपना टाइम हॉरिजन कम से कम 6 से लेकर 7 साल का रखिएगा। अगर आप पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे लार्ज एंड मिड कैप के अंदर, तो कम से कम आप 6 साल तक तो पैसा इन्वेस्ट करिए ही करिए, क्योंकि 6 साल से पहले अगर आप पैसा निकाल लेते हैं तो बहुत ज्यादा रिस्क होता है और आपका ज्यादा प्रॉफिट बन भी नहीं पाता है। क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं ना, तो सेम मोटिव रखिए, आपको कम से कम यहाँ पे 10 साल तक तो बने रहना है। 10 साल से पहले वाला गोल है ना, तो आप कोई और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं, या आप जा सकते हैं लार्ज कैप के अंदर, इंडेक्स फंड के अंदर, वहां पे आपको सेफ्टी मिल जाती है। बट यहाँ पे मिड कैप की भी कंपनी होती है, तो रिस्क इसमें होता है। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि रिस्क बिल्कुल नहीं होता है, तो आप जहां चाहे वहां पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। मिड कैप होता है कंपनी, इसमें वो 150 कंपनी होती है, तो यहां पे रिस्क भी होता है। इसलिए अभी के टाइम पे बात करें तो लार्ज एंड मिड कैप का जो पी रेशियो है ना, वो 30 का चल रहा है, और 30 का पी रेशियो कोई नॉर्मल पी नहीं होता है, नॉर्मल से ज्यादा ही होता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि आखिर में निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 का अभी के टाइम पे पी क्या चल रहा है, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिछले 5 साल का पी क्या है। अब अगर हम यहाँ पे निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 का हिस्टोरिकल पी चेक करें तो एक महीने का ऑब्वियस सी बात है अभी के टाइम पे लगभग 30 का पी चल रहा है, एंड जो एवरेज पी है एक महीने का वो लगभग 29 का है। 3 महीने का एवरेज पी लगभग 30 का है, 6 महीने का एवरेज पी 30 का है, 1 साल का एवरेज पी 28 का है, 2 साल का जो एवरेज पी रेशियो है वो लगभग 26 का है। इसका मतलब 5 साल का एवरेज पी केवल 25 का है, एंड अभी का वो पी बढ़ के हो चुका है लगभग 30 का। अगर हम बात करें तो अभी 30.4 का पी चल रहा है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 का। अब इसमें जो ग्रोथ आई है ना, वो यहां से आई है, जो मैंने बताया था ना आपको मिड कैप कंपनी है, तो मिड कैप का जो पी बढ़ना स्टार्ट हुआ है वो यहां से बढ़ना स्टार्ट हुआ है। अगर आप मिड कैप 150 का पी चेक करेंगे तो उसका पी अभी के टाइम पे 40 से भी ज्यादा चल रहा है, और उसकी ग्रोथ यहां से हुई थी अप्रैल महीने से। अप्रैल से अचानक मिड कैप के अंदर उसके पी के अंदर बढ़ोतरी देखी गई है। उससे पहले देखिए यहाँ पे 24-25 का पी चल रहा है, और अचानक से यहाँ बढ़ के लगभग 27 का हो गया है, और अभी के टाइम पे ये तो बहुत ज्यादा चला गया था, लगभग 32 को टच कर दिया था। बट अभी जब मार्केट नीचे गिरा है तो ये 28 को भी टच कर चुका था, बट अभी के टाइम पे जब फिर से एक बार मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट किया है तो 32 का पी पहुंच चुका है। तो ये वैल्यूएशन देखने के बाद मैंने ये तय किया है कि आपके सामने उन्हीं लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात किया जाए जो लॉन्ग टर्म के अंदर में ज्यादा रिटर्न तो नहीं दे पा रहे हैं, लगभग 17 से लेकर 18% का आपको रिटर्न मिलेगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होता है, बट आज के टाइम के इन्वेस्टर के लिए बहुत कम रिटर्न है। उसके साथ साथ आपको स्टेबिलिटी भी मिले यहाँ पे, क्योंकि स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कितना भी रिटर्न ले लीजिए, बट एक टाइम में अगर मार्केट नीचे गिरेगा ना, अगर आपका म्यूचुअल फंड नीचे गिरता है तो उस टाइम के बाद सारा का सारा रिटर्न धरा का धरा रह जाता है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, किसी भी लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्ट करने से पहले उसके रिटर्न को मत देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न कम ही मिलने वाला है। लार्ज कैप कंपनी और मिड कैप लगभग सभी बड़ी कंपनी होने वाली, तो रिटर्न आपको 25% का और 30% का नहीं मिलेगा। इसमें आपको 18% तक का रिटर्न आसानी से मिल जाता है, बट आपको स्टेबिलिटी मिलती है। स्टेबिलिटी आपको खोजना है, अपने रिस्क को चेक करना है, उसके बाद आपको इन म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है।
तो हमारे लिस्ट के अंदर सबसे पहले लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड का नाम है कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड। ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिया है और इसके अंदर आपको बहुत अच्छा खासा स्टेबिलिटी मिल सकती है। तो मैंने तय किया कि आपके सामने इस बेहतरीन म्यूचुअल फंड को जरूर लाया जाए। चलिए देख लेते हैं कि आखिर में मैंने क्यों इस म्यूचुअल फंड को चूज किया है। तो अगर आप कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड के पिछले एक साल का रिटर्न देखेंगे तो लगभग 32% का है, वहीं इसके बेंचमार्क का 28% का है। 2 साल की बात करें 27% का रिटर्न है, 5 साल की बात करें तो 22% का रिटर्न है। हाँ, बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया 5 साल के अंदर में। वहीं अगर बात करें पिछले 20 साल की तो इसने लगभग 19% का रिटर्न दिया है और बेंचमार्क ने केवल 13% का दिया है। मतलब कि 19% का रिटर्न अगर आपको अगले 20 साल के अंदर में मिल रहा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। पिछले 6 महीने की बात करें तो लगभग 10% का रिटर्न है, 3 महीने के अंदर में केवल 0.5% से भी कम नीचे गिरा हुआ है। वहीं बेंचमार्क लगभग 1.5% से ज्यादा नीचे गिर चुका है। वहीं अगर बात करें पिछले 1 महीने की तो लगभग 3.5% से ज्यादा रिटर्न दिया है, वहीं बेंचमार्क इससे कम रिटर्न दिया है। मतलब कि अगर आप इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है बेंचमार्क को भी बीट करने वाला है और लॉन्ग टर्म के अंदर में आपको एक बहुत ही बेहतरीन वेल्थ क्रिएट करने वाला रिटर्न भी दे सकता है। अगर बात करें लमसम इन्वेस्टमेंट की तो आप केवल 10,000 रुपए आज से 20 साल पहले यानी कि 2004 के अंदर आप केवल 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो इसकी वैल्यू आज लगभग 3,44,000 रुपए हो जाती। केवल 10,000 का लमसम 3,44,000 हो जाता। लगभग आपको हर साल 19% का रिटर्न मिला है, एनुअल रिटर्न 19% का मिला है। पिछले 10 साल का जो एनुअल रिटर्न है वो लगभग 15.5% का है, जो कि ऑब्वियस सी बात है कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है और 20 साल के अंदर में भी कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा है। एंड अगर बात करें एसआईपी रिटर्न की तो आप केवल 1,000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते आज से 10 साल पहले, तो आज इसकी वैल्यू हो जाती 3,24,232 रुपए। एंड अभी के टाइम पे जो एनुअल रिटर्न है वो पिछले 10 साल का लगभग 18.87% का है। लगभग 19% का इसने एसआईपी रिटर्न भी दिया है 10 साल के अंदर में। वहीं यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर इस फंड के स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में बात करें तो अभी के टाइम पे 14 का चल रहा है, कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा कम है। मतलब कैटेगरी एवरेज के लगभग बराबर ही आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलने वाली है। बीटा यहाँ पे लगभग बराबर है कैटेगरी एवरेज के, तो कैटेगरी एवरेज के बराबर जितना रिस्क होगा ना उतना ही आपको इस फंड में भी रिस्क देखने को मिलेगा। वहीं अगर शार्प रेशियो की बात करें तो यहाँ पे कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है, इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अच्छा मिलने वाला है लॉन्ग टर्म के अंदर में। एंड आखिरी में अगर कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड के पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो के बारे में बात करें तो अभी के टाइम पे 26 का चल रहा है, वहीं कैटेगरी एवरेज का अभी के टाइम पे 118% का चल रहा है। मतलब कि कैटेगरी एवरेज के मुकाबले बहुत ही कम फेरबदल होता है इसके पोर्टफोलियो के अंदर। फंड मैनेजर बहुत ही कम फेरबदल करते हैं इसके पोर्टफोलियो के अंदर। वहीं अगर बात करें इक्विटी के अंदर तो लगभग 97% आपके पैसे को डाला जाएगा, अदर्स के अंदर लगभग 2.5%। अगर बात करें नंबर ऑफ स्टॉक्स की तो 68 स्टॉक्स होने वाले हैं इस फंड के अंदर। लार्ज कैप के 43% स्टॉक्स होंगे, मिड कैप के 32% एंड स्मॉल कैप के केवल 9% ही स्टॉक्स होंगे। तो यहां पे लार्ज कैप और मिड कैप के अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही अच्छा स्टेबिलिटी मिलने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं लंबे टाइम के अंदर में एक अच्छा कॉर्पस इकट्ठा करना, उसके साथ साथ एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करना, अपने गोल को जल्दी फुलफिल करना, तो आप आ सकते हैं कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड में, क्योंकि इसने पिछले 20 साल के अंदर में लगभग 19% का रिटर्न दिया है। सोचिए 19% का रिटर्न कितना ज्यादा होता है लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर। तो अब बात कर लेते हैं अपने लिस्ट के दूसरे लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसका नाम है मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड। अब देखिए म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा रिस्की होने वाला है, मतलब कि कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड से ज्यादा रिस्की होने वाला है। इस म्यूचुअल फंड में आप तभी पैसा इन्वेस्ट करिएगा जब आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा हो। तो अगर बात करें मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप की तो पिछले 1 साल के अंदर में 26% का रिटर्न है, 2 साल में 23% का, 5 साल के अंदर में लगभग 22% का एंड पिछले 10 से 11 साल के अंदर में लगभग आपको 23% का रिटर्न दिया है लगभग 11 साल के अंदर में। पिछले 3 महीने की बात करें तो लगभग 2% नीचे गिर चुका है। यही मैं आपको बोल रहा हूं बार बार, इसके अंदर वोलेटिलिटी ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है, तो ज्यादा नीचे गिरने वाला है बेंचमार्क से। पिछले 1 महीने की बात करें तो इसने लगभग 3.5% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क से इसने ज्यादा रिटर्न दिया है। मतलब कि रिटर्न आपको ज्यादा दे सकता है लॉन्ग टर्म में, बट उसके साथ साथ वोलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा होने वाली है। अगर वहीं पे बात करें लमसम इन्वेस्टमेंट की तो आप केवल 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते 2013 के अंदर में, तो आज इसकी वैल्यू 1,19,000 रुपए हो जाती। इसने आपको 2013 से लेकर अभी तक लमसम रिटर्न दिया है एनुअल लगभग 23% का। एंड अगर एसआईपी वाले लोगों की बात करें तो आप केवल 1,000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते आज से 10 साल पहले, तो इसकी वैल्यू आज 3,54,000 रुपए हो जाती, जो कि आपको एनुअल रिटर्न मिला है लगभग 20.5% का। एंड यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन इसका बहुत ही बढ़िया है, मतलब कि कैटेगरी एवरेज से कम है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले कम वोलेटिलिटी का आपको सामना करने को मिलेगा। बीटा की बात करें तो बीटा भी अच्छा खासा है, कैटेगरी से कम है और 1 से भी लगभग कम है, तो 1 से अगर कम बीटा है तो अच्छा माना जाता है। वहीं अगर बात करें शार्प रेशियो की तो यहाँ पे देखने वाली चीज है कि यहाँ पे कैटेगरी एवरेज से कम है। ये बहुत ही कम म्यूचुअल फंड का होता है कि शार्प रेशियो कैटेगरी एवरेज
से कम होता है। इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको उतना ज्यादा नहीं मिलने वाला जितना आपको कैटेगरी एवरेज में मिल सकता है। वहीं अगर हम इसके पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो के बारे में बात करें तो 88% का है, कैटेगरी एवरेज का 118% का है, तो मतलब इतना भी ज्यादा कम नहीं है कि इसमें कोई भी फेरबदल नहीं होता है। तो इसके पोर्टफोलियो के अंदर फंड मैनेजर बहुत फेरबदल करता है, तो ध्यान दीजिएगा 88% का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो बहुत ज्यादा होता है। अगर इक्विटी की बात करें तो 99% इक्विटी में लगभग 94 कंपनी होने वाली है, जिसमें से लार्ज कैप की 46%, मिड कैप की 24% एंड स्मॉल कैप की 5% कंपनी होने वाली है। मतलब इस फंड के अंदर लार्ज कैप का ज्यादा वेटेज है, उसके बाद भी इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 88% का है। अब ये तो हमने बात कर लिया दो लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। अब इन दोनों लार्ज एंड मिड कैप फंड में से आपको किसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है ये बताएगा हमें रोलिंग रिटर्न, क्योंकि रोलिंग रिटर्न एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिटर्न होता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चूज कर रहे हैं उससे पहले रोलिंग रिटर्न जरूर कंपेयर कर लीजिएगा, कम से कम कैटेगरी एवरेज से, या उसके जो कैटेगरी एवरेज की म्यूचुअल फंड है उससे आप जरूर कंपेयर कर लीजिएगा कि आखिर में रोलिंग रिटर्न के मामले में क्या आपका म्यूचुअल फंड आगे निकल रहा है। इन दोनों म्यूचुअल फंड से एक बार देख लेते हैं कि आखिर में कौन से म्यूचुअल फंड ने हर 3 साल के अंदर में एक कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है और सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। तो अगर आप यहाँ पे कोटक इक्विटी और मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप को कंपेयर करेंगे इसके हर 3 साल के रोलिंग रिटर्न को, तो यहाँ पे आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है कि कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी बहुत ऊपर निकल चुका है कंपेयर करें अगर मिराई एसेट से, तो क्योंकि मिराई एसेट तो यहाँ पे अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पा रहा है। अगर बात करें जून 2024 के बाद तो यहाँ पे बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, बेंचमार्क ऊपर निकल चुका है रोलिंग रिटर्न के मामले में। क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड का जो एवरेज रोलिंग रिटर्न है वो लगभग 23% का है और मिराई एसेट का 21% का है। मीडियन 23% का रिटर्न है कोटक का एंड मिराई एसेट का केवल 20% का है। मैक्सिमम रिटर्न कोटक का 34% का है और मिराई का 35% का है। इसका मतलब किसी भी 3 साल के रोलिंग रिटर्न को अगर आप चेक करेंगे तो उसमें 35% का रिटर्न दिया है मिराई एसेट ने। मिनिमम रिटर्न की बात करें तो 15% का है एंड मिराई एसेट का केवल 13% का है। अब यहां पे अगर रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन को देखिए एक बार तो 0 से लेके 8% के बीच में कभी रिटर्न नहीं दिए इन दोनों म्यूचुअल फंड ने। 8 से लेके 10% या 10 से लेके 12% के बीच में कभी भी इन दोनों म्यूचुअल फंड ने किसी भी टाइम्स रिटर्न नहीं दिया है। बट 12 से लेके 15% के बीच में मिराई एसेट ने 4% ऑफ टाइम रिटर्न दिया है और कोटक ने एक भी बार नहीं दिया है। 15 से लेके 20% के बीच में बात करें तो 10% ऑफ टाइम्स कोटक ने रिटर्न दिया है और 42% ऑफ टाइम मिराई एसेट ने दिया है। एंड 20% से ज्यादा रिटर्न की बात करें, मतलब कि 20% से ज्यादा कितना परसेंट ऑफ टाइम रिटर्न दिए हैं, तो 89% ऑफ टाइम कोटक ने 20% से ज्यादा रिटर्न दिया है एंड 52% ऑफ टाइम मिराई एसेट ने 20% से ज्यादा रिटर्न दिया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के अंदर में किसमें आपको ज्यादा स्टेबिलिटी मिलने वाली है, कोटक के अंदर या मिराई के अंदर। तो अगर आपने इस कंपैरिजन को ध्यान से देखा तो कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी बहुत आगे निकल जा रहा है मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप से। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि मिराई एसेट लार्ज कैप बहुत नीचे गिर जा रहा है। कभी कभी जब मार्केट नीचे गिरता है तो मिराई एसेट अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पा रहा है, अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पा रहा है। वहीं कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड लॉन्ग टर्म के अंदर में बीट करता हुआ नजर आ रहा है और पिछले 20 साल के अंदर में तो इसने लगभग 19% का रिटर्न दिया है और 20% से ज्यादा रिटर्न इसने लगभग 89% बार दिया है। और क्या चाहिए आपको? और मिराई एसेट ने केवल 58% बार दिया है। अब इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मिराई एसेट जब मार्केट नीचे गिरता है तो बहुत नीचे गिर जाता है, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि वोलेटाइल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना, ज्यादा रिस्क लेना, तभी आप आइएगा मिराई एसेट के अंदर। नहीं तो आपके लिए लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के अंदर परफेक्ट फंड होने वाला है कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड। आप इसके अंदर लंबे टाइम में अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो आप इस फंड की तरफ देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस पूरे वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला या कोई भी डाउट चल रहा है आपके माइंड में, कमेंट बॉक्स में टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।